जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर गुरुवार को अररिया के नेताजी सुभाष स्टेडियम में पहुंचे। इस दौरान इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार के स्कॉटलैंड दौरे को शराबबंदी से जोड़ते हुए कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति को मैं इतना ही देखता हूं कि यह उनके राजनीतिक जीवन का अंतिम दौर चल रहा है। उनको जितना हाथ पांव मारना है मार ले। कुछ महीने की राजनीति बची हुई है। जदयू का कोई भविष्य नहीं बचा है। बिहार में जदयू अब खत्म हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री गए हैं स्कॉटलैंड बिहार में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। स्कॉटलैंड तो 3 बातों के लिए जाना जाता है। स्कॉच विस्की का नाम आपने सुना होगा। तो जिस राज्य के मुख्यमंत्री शराबबंदी की बात कर रहे हैं वे दुनिया में वहां गए हैं जहां स्कॉच बनता है, जो स्कॉच के लिए फेमस है। तो नीतीश क्यों गए हैं वहां? स्कॉटलैंड तो जाना जाता है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। वहां पर ऊन भी बनता है और बिहार में इतनी ठंड पड़ती नहीं है। शराब यहाँ बिकती नहीं है और मेडिकल कॉलेज कोई वहां से बिहार आने वाला है नहीं। आप बताइए, 18 साल के बाद आपको पूरी दुनिया में स्कॉटलैंड मिला है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। कोई पूछे कि आप शराबबंदी कर बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ रुपया साल का बर्बाद कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए स्कॉच बनाने वाले देश में गए हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 2 अक्टूबर 2022 से जन स्वराज अभियान के तहत जो पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की है उसको करीब करीब अब 18 महीने 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इन 18 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के, पश्चिम चंपारण गांधी भितिहरवा आश्रम से चल के जो पदयात्रा शुरू हुई वो पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए अभी हम लोग सहरसा में पहुंचे हैं। अभी पदयात्रा सहरसा में है और वहां करीब करीब 10 दिन की पदयात्रा और अभी बाकी है। सहरसा के बाद हम लोग सुपौल जाएंगे, मधेपुरा जाएंगे, मधेपुरा से सुपौल और उसके बाद अररिया आएंगे। लेकिन पदयात्रा के दौरान जब पदयात्रा शुरू हुई थी तो ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। जन स्वराज से बहुत बड़े लोग संख्या में लोग जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे पदयात्रा आगे बढ़ी है तो उन इलाकों में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं जहां पर जन स्वराज की पदयात्रा अभी नहीं पहुंची है। अररिया भी वैसे ही एक जिला है जहां अभी 2 या 3 महीने के बाद पदयात्रा के लिए मैं आऊंगा। आज यहाँ आने का उद्देश्य ये है, जो लोग जन स्वराज से परिवार से यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं, इस सोच से, इस परिकल्पना से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखकर समझकर, उन सारे लोगों से पदयात्रा से पहले आकर मैं एक बार परिचय करूं, मिलूं। इसीलिए जिले में एक दिन पदयात्रा के बीच से निकलकर हम लोग आते हैं ताकि उन लोगों के सवालों का जवाब दे सकें, उनसे परिचय कर सकें, ताकि पदयात्रा आने से पहले वो लोग सोच समझकर इस परिकल्पना को बेहतर तरीके से जानकर ये निर्णय ले सके कि वो पदयात्रा में अपनी क्या भूमिका चाहते हैं, क्या देखते हैं और किस तरीके से वो पदयात्रा में जुड़ेंगे। नीतीश कुमार जी की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार की राजनीति को इतना ही देखते हैं कि अब उनके राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है। जितना हाथ पांव मारना है मार ले। कुछ महीने की राजनीति बची हुई है। जदयू एज ए दल का कोई भविष्य नहीं है, ये दल खत्म हो रहा है। अब देखिए जरा नीतीश कुमार की बात, आप लोग सब पत्रकार लोग इसको सुन लीजिए भाई। आपके हमारे मुख्यमंत्री गए हैं स्कॉटलैंड, याद रखिए स्कॉटलैंड गए हैं बिहार में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। स्कॉटलैंड में एक ही इंडस्ट्री है। स्कॉटलैंड 2 बातों के लिए, 3 बातों के लिए जाना जाता है। स्कॉच विस्की का नाम आप सुने होंगे। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री शराबबंदी की बात कर रहा है वो दुनिया में वहां गया जहां से स्कॉच बनता है, जो स्कॉच के लिए फेमस है। तो काहे के लिए गए हैं वहां? दूसरा, वहां स्कॉटलैंड जाना जाता है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। और तीसरा, वहां पर ऊन बनता है बढ़िया। बिहार में इतना ठंडा पड़ता नहीं है, शराब यहाँ बिकती नहीं है, अब मेडिकल कॉलेज वहां से कोई आने वाला है नहीं। आप बताइए 18 साल के बाद आपको पूरे दुनिया में स्कॉटलैंड मिला है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। कोई पूछे कि आप शराबबंदी पर 18 साल से बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ रुपया साल का नुकसान करा रहे हैं,
और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए स्कॉच कराने वाले कंट्री में गए। इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? 2024 में किसके तरफ देख रहे हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है? आप रणनीतिकार हैं। हमको नहीं मालूम है किसकी सरकार बनने जा रही है। हमको मालूम है कि नीतीश कुमार की कहानी अब खत्म है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने भी बिहार में शासन किया, जिस नेता ने, जिस दल ने भी यहाँ शासन किया, उन्होंने जो काम किया या करने का दावा कर रहा है, सभी बात को सही मान लिया जाए। ये मान लीजिए कि कांग्रेस ने 40-45 साल बिहार में विकास किया, जो उनका दावा है। ये मान लीजिए कि 15 साल में लालू जी ने बिहार में सामाजिक न्याय की दिशा में काम किया, गरीबों को, पिछड़ों को आवाज दे दी, यही तो उनका दावा है। मान लीजिए, ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार भाजपा के शासन में 18 साल में यहाँ पानी, बिजली, सड़क में थोड़ा सुधार हो गया। लेकिन अगर इन सारे बातों को, सारे दावों को सही मान भी लीजिए, तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी वाला राज्य है। तो कोई तो ऐसी बात है जो आपको, हमको समझ में नहीं आ रही है। हम 1965 में भी 28वें नंबर पर थे, 1990 में भी 28वें पर थे, और 2023 में भी 28वें नंबर पर ही। जब देश आजाद हुआ तो बिहार देश के 5-6 सबसे अच्छे राज्यों में था। तमिलनाडु और बिहार बराबर के राज्य थे। आज बिहार 28वें नंबर पर है। तमिलनाडु बिहार से 6 गुना बड़ा राज्य बन गया। आज आपके बच्चे जाकर तमिलनाडु में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी बात है, क्योंकि तमिलनाडु में भी वही देश का कानून, संविधान है जो बिहार में है। वहां पर भी ये नहीं कोई दावा कर सकता है कि तमिलनाडु में सब नेता हरिश्चंद्र है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जाति नहीं है। इन सब के बावजूद वहां तरक्की हुई है, कम हो या ज्यादा, तरक्की हुई है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो पीछे चलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको, हमको बिहार के शहरी होने के नाते ये सोचने और समझने की जरूरत है कि ऐसी क्या बात है जो कि बिहार में हम लोग आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। और मेरी जो अपनी समझ है, जो मैंने आपको बताया, इसकी वजह दलों और नेताओं में नहीं है, समाज में। जब आपको, हमको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, तो कोई दल और नेता आपकी और हमारी चिंता क्यों करेगा? आप मोदी जी को देखिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं, बंगाल के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। जब मोदी जी कल परसों बंगाल गए, वहां पर उन्होंने मेट्रो का उद्घाटन किया। अभी 2 दिन के बाद वो गुजरात जाएंगे, वहां सेमीकंडक्टर के फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। कल मोदी जी बिहार आए थे, उन्होंने यहाँ जूट मिल, चीनी मिल की बात नहीं की। यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं? लालू का डर दिखा रहे हैं कि हमको वोट नहीं दोगे, भाजपा को वोट नहीं दोगे, जंगल राज आ जाएगा। ये पूरे बिहार को हम 5 किलो अनाज खिला रहे हैं गरीबों को, इसलिए वोट दो। हमने मंदिर बना दिया, इसलिए वोट दो। मोदी जी वही हैं, लेकिन अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीका लोग अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम है कि बिहार में लोग पढ़ाई और रोजगार नहीं मांग रहे हैं। बिहार में लोग 5 किलो अनाज मांग रहे हैं, हिंदू मुसलमान मांग रहे हैं, जाति मांग रहे हैं। तो आपको जातिगत जनगणना मिला। जो चीज आप लोकतंत्र में मांगेंगे वही तो मिलेगा। हम लोग इस पर चिंता करते हैं कि वोट किसको दिया जाए। मेरी अपने 20 वर्ष की समझ है कि किसको आप वोट देते हैं ये जरूरी नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप वोट किस बात के लिए देते हैं। एक और आपको आंकड़ा दे रहा हूं, जितने दक्षिण के राज्य हैं जो आज देश में आगे हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां एक व्यक्ति 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री लगातार रहा। लेकिन बिहार में आप देख लीजिए, 32 वर्ष से लालू नीतीश, लालू नीतीश, इसके आगे हम लोग देखने को तैयार ही नहीं। ये इसलिए है कि जाति धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूरी हो गई। एक आदमी बन गया, अब वो और उसके बच्चे ही यहाँ पर आगे चलाते रहे।
तो नई हवा, नई सोच, नया प्रयास हो नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि समाज उसके लिए वोट नहीं कर रहा है। तो जब तक आप समाज में ये सुधार नहीं लाएंगे कि मेरे भाई तुम पाकिस्तान और पुलवामा के लिए वोट दे रहे हो, जबकि तुम्हारे बच्चे जाकर गुजरात में, तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे हैं, तो तुम्हारा भला कैसे होगा। जितने मुसलमान समाज के लोग हैं, मैं 18 महीना से पैदल चल रहा हूँ, 5000 से ज्यादा गांव में जाने के बाद मैं रोज मंच से कहता हूं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई बिहार में है तो वो मुसलमान है। लेकिन 32 साल से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा। इस 32 साल में मुसलमानों ने कभी ये नहीं पूछा लालटेन से कि आप सड़क मंत्री हैं तेजस्वी जी, हमारे गांव में सड़क क्यों नहीं बना। आप ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, लेकिन हमारे गांव की नालियों गलियों की दुर्दशा क्यों है। आप स्वास्थ्य मंत्री थे, हमारे बच्चों के लिए अस्पताल, दवा, डॉक्टर क्यों नहीं। आप शिक्षा मंत्री थे, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई क्यों नहीं। मुसलमान इन सारे परेशानियों के बावजूद जाकर उसी लालटेन को वोट दे रहा है। यही हाल भाजपा के वोटर का है। कोई नहीं पूछ रहा है मोदी जी से कि भाई आप देश में इतने बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, बिहार की बंद चीनी मिल, जूट मिल कब चालू होगी ये बताओ। आप बताइए, देश में कौन ऐसा उद्योगपति है जिसको अगर मोदी जी ये कह दे कि तुमको बिहार में जाकर चीनी मिल लगाना है और उसका हिम्मत है कि वो कह दे कि नहीं लगाएंगे। फिर मोदी जी ने ये क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि उनको मालूम है कि ये काम करे चाहे न करे, बिहार की जनता हमको मुफ्त में वोट देगी ही देगी। परिवारवाद का मतलब ये नहीं है कि लालू जी का लड़का राजनीति में आ गया कि सोनिया गांधी का लड़का आ गया। परिवारवाद को अगर आपको समझना है तो बिहार की स्थिति को आप जरा देखिए। बिहार का एक आंकड़ा दे रहे हैं, इसको याद समझ लीजिए। बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने लोग सांसद, विधायक बने हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, किसी भी दल का सांसद, विधायक है, 30 वर्ष में सबका सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बिहार में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही विधायक और सांसद बने हैं। बिहार में की आबादी है 13 करोड़, यहाँ रहते हैं 3.5 करोड़ परिवार, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही विधायक, सांसद बने। इसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आएगा। आपको हमको लग रहा है मोदी जी आकर बोले कि लालू जी परिवारवाद कर रहे हैं। लालू जी कहेंगे ना तुम्हारे पार्टी में भी परिवार, भाजपा में भी परिवारवाद वाले लोग, हम दोनों को हटा रहे हैं किनारे। आप एक उदाहरण देखिए बिहार के नजरिए से। भाजपा में अभी प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री इस राज्य के। सम्राट चौधरी जी कौन है? इनके पिताजी का नाम है शकुनी चौधरी। जब इस राज्य में कांग्रेस का शासन था, आज से 35 साल पहले, तो शकुनी चौधरी जी कांग्रेस की उस सरकार में विधायक और मंत्री थे। फिर जनता ने कांग्रेस को हटाया, लालू जी की सरकार बनाई। तो लालू जी के भी सरकार में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री बने। फिर जनता ने लालू जी को हटाया, नीतीश जी की सरकार बनाई। नीतीश जी के भी सरकार में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री बने। फिर जनता ने नीतीश कुमार को हटाया, मांझी जी मुख्यमंत्री बने, उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। आज जब देश में भाजपा दिख रही है तो भाजपा को भी कोई दूसरा कुशवाहा लड़का नहीं मिला, उनको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला है। ये आपको क्या दिखाता है? ये आपको, हमको लगता है कि हम कांग्रेस को हटाए, लालू को लाए, लालू को हटाए, नीतीश को लाए। एक ही परिवार का आदमी है, सरकार चाहे किसी की हो। और मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। आप किसी भी बिहार के विधानसभा क्षेत्र को उठा लीजिए, किसी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में पिछले 30 वर्ष में 4-5 से ज्यादा परिवार के लोग न चुनाव लड़े हैं, न जीते हैं, न हारे हैं। तो जब तक इस व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा कि विधायक का लड़का विधायक बने, मंत्री का लड़का मंत्री बने, तब तक सुधार नहीं होगा। आप इसको समझिए। अगर सुनील गावस्कर का लड़का ही क्रिकेट खाली खेलता तो हमने आपने सचिन तेंदुलकर को कहां देखा होता। अगर सचिन तेंदुलकर का लड़का ही टीम में रहेगा तो विराट कोहली कहां से आएंगे।
अगर विराट कोहली ही खाली रहेंगे, उनका लड़का रहेगा, तो सूर्य कुमार यादव कहां से आएंगे? ये लोकतंत्र इसलिए बना हुआ है कि जिसमें भी क्षमता है वो आगे आए, समाज का नेतृत्व करे। बिहार में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी ने लोकतंत्र को ही करीब करीब खत्म कर दिया है। 1200 परिवार के लोगों ने जाति धर्म के नाम पर, पैसे और बाहुबल के नाम पर पूरी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया। किसी की सरकार बने, वही आदमी विधायक मंत्री बन जाता है। फिर आप और हम कह रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब शकुनी चौधरी अगर 30 वर्ष में कांग्रेस के राज में, लालू जी के राज में, नीतीश के राज में सुधार नहीं कर पाए, तो अभी भाजपा के साथ जुड़कर कैसे सुधार कर देंगे? ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए जन सुराज में नीचे से वैसे लोगों को खड़ा किया जा रहा है जिनके बाबूजी विधायक नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास अगर समाज की समझ है, आप में जज्बा है, नियत है, बिहार को सुधारने की मंशा है, तो आप जन सुराज से जुड़िए। बाकी चिंता जन सुराज आपके बिहार में करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा नाम फैसल कलीम, सीमांचल डायरेक्टर से हूँ। मेरा इसके